अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरी आज की वीडियो का मौजू है केटू। केटू पहाड़। आज मैं आपको केटू के बारे में कुछ तफसील से बताऊंगा कि केटू पहाड़ का नाम, असल नाम क्या है, इसका नाम कैसे रखा गया, केटू के अलावा इसको किस किस नामों से पुकारा जाता है, ये किसने सबसे पहले इसको देखा, किसने दरियाफ्त किया, फिर उसके बाद कैसे ये नाम आगे चलता रहा और कौन कौन इसके ऊपर गया, सर्वे कैसे होते रहे, फिर उसके बाद इसके ऊपर जो सबसे पहली मुहिम थी वो कौन सी गई और सबसे पहले कब सर हुआ और अब तक जो इसको सर करने वाले हैं इसकी मैं आपको तफसील से बताता हूँ। ये जो मैं आपको जितनी भी मालूमात केटू के बारे में दूंगा, ये मेरी किताब है, आपको मैं दिखाता हूँ। पहाड़ और कोपेमाई की तारीख़। ये बेसिकली पाकिस्तान के जितने पहाड़ हैं उनका इंसाइक्लोपीडिया है। पाकिस्तान में आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान में 8,000 मीटर से ऊपर 5 पहाड़ हैं और 7,000 मीटर से ऊपर जो मैंने इस किताब के अंदर लिखा है वो 184 पहाड़ हैं। आमतौर पे इसको 170 या 172 कहा जाता था। मैंने मज़ीद तहकीक की तो उसमें 184 पहाड़ जो हैं वो इनका मैंने जिक्र किया। मैंने अपनी तहकीक में इसको 188 लिखा था, लेकिन फिर माहिरीन जो हैं पहाड़ों के उन्होंने उसमें से 4 ऐसे थी, उन्होंने कहा कि ये अलहदा से चोटी नहीं है, ये किसी एक ही पहाड़ का तसलसल है, तो वो उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया। बाकी उन्होंने 184 को उन्होंने तस्लीम कर लिया है। तो इसमें इन सब का मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है। तो मैं इसमें से आपको जो अहम पहाड़ है उनकी अलहदा से प्रोग्राम करके बताऊंगा। तो आज पहला मौजू है केटू। इसके मैं किताब में से मैं आपको पढ़ के भी सुनाता रहूँगा और वैसे भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें मैं शुरू करता हूँ कि केटू। सबसे पहले तो ये कि केटू इसका नाम कैसे रखा गया, इसको केटू क्यों कहते हैं, इसके मज़ीद दूसरे नाम क्या है। तो हम बात करते हैं केटू पे। केटू, के और टू, ये बेसिकली कराक्रम है। जो केटू है ये कराक्रम पहाड़ी सिलसिला है, उसके के से इसका के ले लिया गया। टू मतलब दूसरा पहाड़। ये दूसरा क्यों है? असल में हुआ ये कि जब इसमें आपको मैं बताता हूँ। हाँ, 1856 में एक अमेरिकन टीम जो है इस इलाके में आई। उसमें जॉर्ज मिंटगोमरी उसके वो सरबराह थे उस टीम के, और उसी टीम के अंदर उनके एक मेंबर थे हेनरी गॉडविन ऑस्टिन। इस टीम ने सबसे पहले केटू को दरियाफ्त किया। हुआ ये कि जब वो इस पे जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक बहुत ऊंचा पहाड़ देखा, उसको उन्होंने K1 का नाम दे दिया, यानी कि कराक्रम की चोटी नंबर 1। बाद में K1 को मशाब्रुम का नाम दिया गया। तो जो मशाब्रुम है वो असल में K1 है। ये कोई बुलंदी के हिसाब से नहीं है, बस जैसे उनको दरियाफ्त होती गई वो उसको नंबर देते चले गए। तो पहला उन्होंने जो सबसे नंबर दिया वो K1 को मशाब्रुम दिया। उसके बाद वो जब मज़ीद आगे गए तो उन्हें एक और बहुत बड़ा पहाड़ नज़र आया जो बेसिकली K1 से भी बड़ा था, तो उसको उन्होंने K2 का नाम दे दिया, कराक्रम 2। तो ये है K2। असल में हुआ ये कि जब वो टीम वहाँ पे पहुँची, वापस आई, आके उन्होंने इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे जो अल्पाइन जर्नल में भी शाया हुए, उसके अलावा और भी मुख्तलिफ साइट्स पर शाया हुए। तो इस पहाड़ को सबसे पहले अमेरिकन पहाड़ के नाम से जाना गया कि वो पहाड़ जो अमेरिकन ने दरियाफ्त किया, या सबसे पहले अमेरिकन ने इसको देखा। असल में यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन ना हो जाएगी। वो बता दूं कि अमेरिकन ने दरियाफ्त किया का मतलब ये कि ये पहाड़ तो पहले से मौजूद था, मकामी लोग तो जाते रहते थे उस एरिया में, लेकिन दुनिया नहीं जानती थी। तो जब दुनिया ने जाना उसके बाद ये पता चला है कि ये पहाड़ है। तो इसलिए जब ये गई टीम 1856 में, तो उसके बाद से इसका नाम जो है वो सामने आया। मकामी तौर पे इसके कुछ नाम है। इसको आम तौर पे हम शाह गोरी कह देते हैं, हम चो गोरी कह देते हैं। ये बेसिकली गलत लफ्ज़ है और मशहूर हो गए हैं, जबकि ये गलत हैं, इनको नहीं कहना चाहिए।
इसका असल लफ्ज़ जो है वो छोगोरी है। छोगोरी कह लें या छगोरी कह लें, ये बल्ती ज़बान का लफ्ज़ है और यही इसका असल लफ्ज़ है। अब छोगोरी जो है इसको हमने शाहगोरी बना दिया, हमने इसको चौगोरी बना दिया, ये बेसिकली गलत है। तो K2 हो गया, छोगोरी हो गया, अमेरिकन पहाड़ हो गया। अच्छा, अमेरिकन पहाड़ के बाद इसको चूँकि गॉर्डन ऑस्टन ने इसको दरियाफ्त किया था, तो इसको गॉर्डन ऑस्टन पीक भी कहा जाता था कुछ अर्से तक। उसके बाद फिर माहिरीन ने गॉर्डन ऑस्टन पीक के को ख़त्म करके K2 बना दिया। अब K2 ही मशहूर नाम है। मकामी तौर पे इसको छोगोरी कह देते हैं, इसको किंग ऑफ माउंटेन भी कहते हैं, पहाड़ों का बादशाह भी कहते हैं। तो ये सारे इसके नाम हैं। आप कोई भी नाम पुकारिए, K2 का ही नाम है। और लेकिन लफ्ज़ सही बोलिए। इसकी बुलंदी 8611 मीटर है और यही सबसे अथेंटिक 8611 मीटर ही है। बाज़ जगह भी इसको 8616 मीटर भी कहा जाता है, लेकिन माहरीन 8616 मीटर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि इसकी बुलंदी 8611 मीटर ही है। तो आप भी 8611 मीटर ही इसको लिखा कीजिए। और एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ कि आमतौर पे हम जो पहाड़ों की बुलंदियाँ हैं हम उसको फुट में भी बयान कर देते हैं, ये कन्फ्यूजन डाल देती है। अभी जो पहाड़ों की बुलंदियाँ माहिरीन जो पुकारते हैं वो मीटर्स के हिसाब से पुकारी जाती हैं। तो बेहतर ये है कि जब भी हम पहाड़ की बुलंदी या किसी मकाम की बुलंदी का जिक्र करें तो हम उसको मीटर्स में ही करें। जैसे पुराने ज़माने में मील होते थे, पुराने ज़माने में कोस होते थे, अब वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। मौजूद तो हैं लेकिन पुकारे नहीं जाते, अब किलोमीटर्स में फासले होते हैं। तो अगर हम मील बता दें तो कन्फ्यूजन हो जाए कि ये कितना बनता है। तो बेहतर ये है कि जो मशहूर हो चुका है, जो ज़बान ज़द आम हो चुका है फार्मूला, हम उसी को फॉलो करें। तो फुट की बजाय मीटर्स को एक पैरामीटर हम बना लेते हैं। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं। ये कहाँ पर वाक़ है? ये स्कर्दू से हम जीप पर अस्कोली जाते हैं, तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। अस्कोली से फिर हमारा पैदल ट्रैक शुरू होता है। जो पहले दिन हम झोला जाते हैं, दूसरे दिन पायू पहुंचते हैं। पायू के बाद फिर ग्लेशियर शुरू हो जाता है, बाल्तोरो ग्लेशियर। दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स में से एक है, सबसे बड़ा नहीं है, बड़ों में से एक है। आमतौर में हम उसको सबसे बड़ा कह देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बड़ों में से एक। और हम बाज़ दफ़ा ये भी कह देते हैं कि पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन या बाल्तोरो, या ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर पाकिस्तान में नहीं है, वो पोलर रीजन में है, नॉर्थ पोल में है। उसके बाद जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो भी पाकिस्तान में नहीं है, वो शायद ताजिकिस्तान में, मुझे थोड़ा सा भूल रहा है। उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी मैं शेयर करूँगा। उनके बाद फिर पाकिस्तान के नंबर आते हैं। तो बाल्तोरो पायू के बाद बाल्तोरो शुरू हो जाता है ग्लेशियर। फिर हम उर्दूकस जाते हैं, उर्दूकस से फिर हम गोरेटू जाते हैं, फिर वहाँ से हम कंकोडिया जाते हैं। कंकोडिया बेसिकली एक चौक है जहाँ से हमें सारे पहाड़ नज़र आते हैं, बड़े बड़े पहाड़ नज़र आते हैं, और वहाँ से ही हमें K2 की पहली झलक मिलती है। कंकोडिया पहुँचते हैं, फिर वहाँ से हम आगे फिर बेस कैंप तक जाते हैं, K2 के बेस कैंप तक। तो ये उसका रूट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसको दरियाफ्त किया। जैसे मैंने पहले बताया कि इसको गॉडविन ऑस्टन ने दरियाफ्त किया। गॉडविन ऑस्टन के बाद 1887 में सर फ्रांसिस यंग हस्बैंड वहाँ तक गए। उसके बाद 1892 में मार्टिन कॉनवे यहाँ पे आए। उन्होंने इसके पूरे रीजन के ऊपर बहुत जोग्राफिकली काम किया, और उनके जो काम है उनके मुख्तलिफ आर्टिकल जो हैं मैंने अभी तर्जमा भी किए हैं। मेरी नई अभी किताब 1 महीना पहले ही आई है, कराक्रम की दरियाफ्त। उसमें K2 और उसके सराउंडिंग में जितने पहाड़ हैं उनकी और ग्लेशियर जो हैं उसके पे जो पुराने आर्टिकल्स हैं वो मैंने सारे तर्जमा किए हैं, आप उसको भी ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे मुहक्किक वहाँ पे जाते रहे, जिनमें स्विट्ज़रलैंड के थे डॉक्टर जुलियस जैकार्ड गोरिल्ला मोट। उसके बाद ऑस्ट्रिया के थे डॉक्टर वेस्ले, जो K2 के नॉर्थ साइड पे उन्होंने चढ़ने की कोशिश की और 6523 मीटर तक पहुंच भी गए। उसके बाद इससे पहले एक और थे, उनका नाम जो है एकिंस्टन। वो 1902 में जब K2 पे आए तो K2 की दाईं साइड से एक मशहूर दर्रा है जिसको विंडी गैप कहा जाता है,
वो विंडी गैप को क्रॉस करके चाइना में उन्होंने उतरने की कोशिश की थी। और उसके बाद K2 पर बाकायदा जो सबसे पहली मुहिम गई वो 1907 में थी, लेकिन वो नाकाम हो गई, वो नहीं हो सकी। तो हम K2 पर सबसे पहली जो मुहिम है वो 1907 कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अभी मैंने नाम लिया था अकिंस्टाइन। ये वो बंदा है जिसने, अभी हम कोपेमाई के जितने भी सामान इस्तेमाल करते हैं, क्लाइंबिंग का टेक्निकल सामान इस्तेमाल करते हैं, वो कोई भी शक्ल हो आज, उसकी सारी दरियाफ्त जो है वो इस बंदे ने की थी। उसकी यानी कि पहली जो शक्लें बनाई थी, जो पहली बार उसको इस्तेमाल बनाया था, तो इस बंदे की दरियाफ्त है। और उसी के असूल हैं जिसके ऊपर आज का सारा टेक्निकल कोपेमाई का सामान बनाया जा रहा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जी, 1938 में एक टीम अमेरिकन अल्पाइन क्लब की 6 रुकनी टीम K2 पर आई, और जिसमें मशहूर क्लाइंबर डॉक्टर चार्ल्स होस्टन टीम के सरबराह थे, लेकिन वो क्लाइंब नहीं कर सकी और वो 7,925 मीटर तक पहुंच गए, और मौसम ख़राब होने की वजह से वो वापस आ गए। उनका एक मेंबर जो है, वो कहा जाता है कि वो पहला बंदा था जो K2 पर 8,000 मीटर से ऊपर पहुंचा, लेकिन वो भी क्लाइंब नहीं कर सका, तो वो 8,072 मीटर तक पहुंचा, और उनका खाना ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से उनको वापस आना पड़ा। 1939 में एक और बहुत मशहूर हरमन अर्नस्ट वेंसनर की टीम नेपाली शर्पा के साथ K2 पर आई, और अब्रूजी रिज से उन्होंने चढ़ना शुरू किया। उनका एक मेंबर बीमार हो गया, जिसकी वजह से उनको वापस भेजना पड़ा, और बाकी जो मज़ीद ऊपर चढ़ते चले गए और 8,385 मीटर की बुलंदी पर पहुंच गए, लेकिन उससे ऊपर नहीं जा सके, अंधेरा हो गया था। वो वापस आए और उनकी प्लानिंग थी कि हम दोबारा कल यहाँ से आगे जाएंगे, लेकिन मौसम इतना शदीद आ गया कि वो उनसे आगे नहीं जा सके, और उसी मौसम में वो फंस गए कैंप 4 के करीब, और जिसमें उनका एक मेंबर वुल्फ और 3 नेपाली शर्पा जो हैं वो वहाँ पे अपनी जान की बाजी हार गए, और टीम जो है वापस आ गई। उसके बाद वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई, और K2 पे लोग जाना बंद हो गए, एक्सपीडिशन जाना बंद हो गई। तो 1953 में अमेरिकन टीम एक आई चार्ल्स होस्टन की सरबराही में। उसमें पाकिस्तान आर्मी से कर्नल अताउल्लाह भी उनके साथ थे। यह टीम K2 पर पहुंची, उन्होंने क्लाइंबिंग शुरू की और चढ़ते चले गए, लेकिन हुआ ये कि उनके एक मेंबर गिल्की, शदीद सर्दी के वजह से उनका खून जम गया, जिसको हम फ्रॉस्टबाइट कहते हैं, उसको नीचे उतारा गया, लेकिन नीचे उतारते हुए एक एवलांच में वो कहीं गुम हो गए, जो नहीं मिल सके। अब जब हम जो K2 बेस कैंप तक गए हैं, वो जानते होंगे कि वहाँ पे एक यादगार बनी हुई है जिसको गिल्की मेमोरियल भी कहा जाता है। तो वो इसी मेंबर की याद में है जो 1953 में वहाँ पे गुम हो गए थे। खैर, वो टीम नाकाम होगी और फिर वो वापस आ गए। उसके बाद 1954 आता है, बड़ा यादगार साल है 1954 में एक मशहूर आर्डिटो डेजियो, बहुत मशहूर है, इनकी इतनी ज़्यादा तहकीक है हमारे बाल्टोरोस के रीजन में कि कमाल कर दिया इन्होंने। इटली के थे, प्रोफेसर थे, कोपेमा थे और मुहक्किक भी थे। ये आए, अपने साथ 12 कोपेमा लेके, उनके साथ कुछ साइंसदान भी थे जो जोग्राफिकली तहकीक के लिए आए थे। इनके साथ फिर कर्नल अताउल्लाह के, जो पिछले साल भी थे, और उनके साथ उनके राब्ता अफसर भी थे कैप्टन बट, उनका पूरा नाम नहीं मिल पाया। K2 बेस कैंप पहुँचे, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर डेजियो ने स्कर्दू से एक खसूसी जहाज़ चार्टर लिया और उन्होंने K2 का एक फ़ज़ाई जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद वापस आए, फिर ट्रैक करते हुए K2 तक पहुँचे, और जब ये निकले स्कोली से जब निकले
तो इनके पास तकरीबन 600 के करीब पोर्टर थे। ये बहुत बड़ी टीम थी और कहते हैं कि ये सबसे बड़ी टीम थी। लेकिन जब वो बेस कैंप पर पहुँचे तो मौसम कुछ ख़राब था और वहाँ से आगे दूसरे कैंप में, कैंप 2 में, एक कोपेमा उस टीम के एक मेंबर जो है वो फेफड़ों में पानी जमने की वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन टीम जो है वो क्लाइंबिंग उन्होंने जारी रखी और करते चले गए। और 31 जुलाई 1954 हफ्ते का दिन था जब 2 इटालियन लिनो लेचेरेली और कंपेनेनी ये केटू की चोटी पर पहुंचे। और ये पहले 2 बंदे हैं जिन्होंने केटू को सबसे पहले सर किया। इनके साथ एक और भी थे हमारे हुंजा से अमीर मेहदी हाई पोर्टर थे इनके साथ। उनकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, इस पर एक अलग से प्रोग्राम मैं करूँगा। वो इनके हाई पोर्टर थे और वो इनके साथ ही गए और वो कहा जाता है कि वो 8,400 या 8,500 मीटर तक इनके साथ गए, लेकिन फिर उससे आगे उन्होंने सर नहीं की। सर ना करने की बहुत सारी कहानियाँ बयान की जाती हैं कि उनको जाने नहीं दिया गया या वो खुद से नहीं गए। खैर, इसके ऊपर एक मैं प्रोग्राम करूँगा। इसके ऊपर BBC की एक रिपोर्ट भी है, मैं वो भी आपके सामने साथ शेयर करूँगा। अमीर मेहदी, उसका प्रोग्राम बाद में होगा। तो ये वापस आ गए। इसके बाद केटू खुल गया, लोग जाना शुरू हो गए और क्लाइंबिंग होती थी। केटू दुनिया का सबसे मुश्किल पहाड़ है। इसको आज तक, आज की तारीख तक तकरीबन 400 कोपेमा सर कर चुके हैं और उन 400 में से तकरीबन 100 कोपेमा ऐसे हैं जो जाते हुए या वापस आते हुए जान की बाजी हार चुके हैं। यानी हर 4 में से 1 कोपेमा जो है केटू के ऊपर अपनी ज़िंदगी हार जाता है। यह 25% के करीब रेशो बनती है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। किसी और पहाड़ पर इतनी ज़्यादा नहीं है। मिसाल के तौर पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पहाड़ है, वहाँ इसकी जो रेशो है वो सिर्फ 4% है, जबकि केटू पर 25% है। ये इतना मुश्किल पहाड़ है। अब ये जो 100 लोग जान की बाजी हारे हैं केटू पर, इसमें 90% जो है वो बॉटल नेक पर है। बॉटल नेक जैसे अभी मोहम्मद सतपारा का वाक़या हुआ, बहुत अफसोसनाक वाक़या, इसमें हमने बहुत ज़्यादा इसको जिक्र किया। बॉटल नेक क्या होती है, डेथ जोन क्या होता है। तो ये बॉटल नेक है केटू के ऊपर 8,300 के करीब एक 100 मीटर की एक रिज है, बहुत बरीक रिज है। ये इस तरह से है कि एक तो बिल्कुल बरीक है और फिर ऊपर भी चढ़ रही है, तो इसको बॉटल नेक कहा जाता है। इसके ऊपर ना तो पाँव रखने की जगह मिलती है और ना ही वहाँ रुकने की कोई जगह है। तो रस्सी एक बांधी होती है ऊपर से नीचे तक, उसको हमने पकड़ा होता है और उसके साथ एक रस्सी आपस में भी कोपेमाओं ने बांधी होती है। फिर इसके बाद क्रैम्पॉन होते हैं पाँव में, हाथ में आइस एक्सेस होते हैं, यानी 4 हाथ और 4 पाँव बैक वक्त जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। और इसमें से कोई भी एक चीज़ आगे पीछे हो गई, हम पाँव सही रख नहीं सके, हाथ से क्रैम्पॉन्स आइसैक सही लगा नहीं सके बर्फ में, तो गए। और कहाँ जाएंगे, वो एक बिल्कुल बारीक रिज है, वो ऐसे नीचे गिराएगी कि वो मिलेंगे नहीं कहाँ गिर गए। तो वो बॉटल नेक है। तो जो 90% हादसे हुए हैं वो बॉटल नेक पर होते हैं। वहाँ पे कोपेमा जो हैं वो अपनी जान हारते हैं। चढ़ते हुए चूँकि ताज़ा दम होते हैं, जज्बा होता है, तो चढ़ना ऊपर आसान भी है थोड़ा सा बनिस्बत उतरने के। वैसे आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है उतरने के, चढ़ना मुश्किल है, तो चढ़ जाते हैं। जब वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, दिन का ढल रहा होता है, बर्फ़ नरम हो चुकी होती है, उसके बाद थकावट भी होती है, हिम्मत भी ख़त्म हो रही होती है, तो वापस उतरते हुए कहीं ना कहीं कोई एक पाँव गलत रख लिया जाता है और हादसा हो जाता है। तो 90% हादसे, यानी कि अगर हम फ़र्ज़ करते हैं कि 100 लोग वहाँ पे मरे हैं, तो उसमें से जो 90 हैं वो बॉटल नेक पर हैं। वो अब 90 जो बॉटल नेक पर जिनकी जान गई है, उन 90 में से 80 के करीब, 80-82 के करीब वो हैं जो वापसी पर हैं। सिर्फ 8 लोग ऐसे हैं जो ऊपर चढ़ते हुए जिनकी जान गई, जबकि 80 से 82 के करीब ऐसे हैं जो वापस आते हुए जिनकी जान गई। तो ये बॉटल नेक जो है, ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक 100 मीटर की लाइन बनती है जहाँ पे ये हादसे होते हैं। तो 400 लोग
400 कोपेमा ने इसको सर किया है और उसमें से तकरीबन 100 के करीब जो है उनकी जान जा चुकी है इस पहाड़ के ऊपर। अब में आते हैं कि K2 पर चढ़ने के जो रास्ते हैं, K2 के जो कैंप हैं, कैंप 1-2 क्या होता है। बेस कैंप बनता है सबसे पहले, जो तकरीबन 5100 मीटर के ऊपर है। उसके बाद एक ABC बनता है, एडवांस बेस कैंप, वो तकरीबन 5300 या 5400 के करीब बना लिया जाता है, जहाँ पे भी कोई अच्छी जगह मिल जाती है उनको। और उसके बाद एक हल्का सा आगे जाके एडवांस बेस कैंप बनता है, बाज़ दफ़ा ABC एडवांस बेस कैंप और सॉरी जो एडवांस बेस कैंप है ABC वो 5400, 500 और बाज़ दफ़ा 600 कहीं पर भी बना लिया जाता है, जहाँ पे भी जगह मिल जाए। कैंप 1 ये तकरीबन 6050 मीटर और 6100 मीटर के करीब बनता है। कैंप 2 6700 मीटर, कैंप 3 7200 मीटर, कैंप 4 7600 मीटर और बाज़ दफ़ा 7800 मीटर के करीब बनाया जाता है। इसमें जो कैंप 3 और 4 हैं ये बहुत बारीक, बहुत छोटी जगह है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि बहुत ज़्यादा कैंप लग सकें, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 5 कैंप की जगह होती है। और ये कैंप चूँकि होते भी बहुत मुख्तसर वक्त के लिए, क्योंकि कैंप 4 जो है वो आखिरी कैंप है, वहाँ पे कुछ देर उन्होंने रुकना होता है। कोपे माओ ने शाम में पहुँचे, कुछ देर रुके, आराम किया, थोड़ी सी एनर्जी ली और रात में 12-1 बजे के बाद निकल गए, क्लाइम किया, क्लाइम करने के बाद वापस आए, अपना कैंप समेटा और फ़ौरन कैंप 3 तक वापस चले गए। तो ये बहुत कम जगह होती है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 या 15 कोपे माओ जो हैं वो रुक सकते हैं कैंप 3 और 4 में। ये इसके कैंप हैं। कैंप 4 तक इसको हम करते हैं, उसके बाद समिट होती है। इसके रास्ते K2 के कौन कौन से रास्ते हैं जिसको बेसिकली रूट कहा जाता है कि K2 किस किस रूट से सर होती है। K2 पर जो ज़्यादा मशहूर हैं वो 10 रूट हैं इसके, मैं अभी आपको गिना देता हूँ। 1 2 3 मेरे पास अभी 8 की लिस्ट है, लेकिन इसके 10 ज़्यादा मशहूर रास्ते हैं। उसमें सबसे पहले तो है साउथ ईस्ट रिज, जिसको हम अबरूज़ी रिज भी कहते हैं। एक और है साउथ ईस्ट रिज, ये वही रिज है लेकिन ये इससे अबरूज़ी रिज से थोड़ा सा हट के है, जिसको सेसन रिज भी बोला जाता है। इसके बाद एक मैजिक लाइन है, ये है बेसिकली साउथ वेस्ट पिलर, ये मैजिक लाइन रूट है। इसके बाद एक सिंपल वेस्ट रिज है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट रिज है, फिर नॉर्थ रिज है, इसके बाद एक बोटल नेक, ये बेसिकली एक उसी का आता है, लेकिन ये इतना है कि इसको एक अलहदा से उस 100 मीटर के या 90 मीटर के हिस्से को अलहदा से एक रिज का नाम दे दिया जाता है। इसके बाद एक और रूट भी है जो बेसिकली चाइना की तरफ से है, क्योंकि ये बिल्कुल जो पहाड़ है ये पाकिस्तान और चाइना की बॉर्डर लाइन है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये पहाड़ की एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चाइना है, या पहाड़ की जो चोटी पे खड़े हों तो हम ये कहेंगे कि भी हम पाकिस्तान में भी हैं और चाइना में भी हैं। तो इसका जो दूसरी साइड है वो चाइना है, तो चाइना की तरफ से जो इसका वो शमाली रुख बनता है, नॉर्थ फेस बनता है, तो एक उस तरफ भी है। तो ये इसके टोटल K2 की तफसील बनती है। बाकी बहुत लंबा ये एक मौजू है कि K2 पे किस किस मुल्क के कोपे मागे कौन किस किस ने कब सर किया, वो भी एक तफसील है, वो भी मैं कभी आपके सामने मैं रखूँगा। लेकिन मैं सिंपली इतना बता देता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले अशरफ अमान साहब हैं, उन्होंने K2 को सर किया था। उसके बाद नज़ीर साबर दूसरा नंबर, हमारे बहुत मशहूर कोपेमा हैं, उन्होंने K2 को सर किया। उसके बाद हमारे बहुत सारे कोपेमा हैं, शमशाल से हैं, सतपारा से हैं, हुंजा से, अलियाबाद से हैं, उसके बाद शिगर से हैं, मचलू और हुशे, इन्होंने K2 को सर किया हुआ है। और ये कम व बेश 27 के करीब कोपेमा बनते हैं। मेरे पास अभी वो लिस्ट नहीं आ सकी, कुछ दिन पहले मैंने वो बनाई थी लिस्ट, मैं आपसे फिर दोबारा शेयर करूँगा। 27 के करीब कोपेमा हैं जिन्होंने K2 को सर किया है। इसमें एक नाम मैं ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगा, फजल अली K2, उन्होंने 3 बार
उन्होंने 3 बार सर किया है, जिसमें से शायद 2 बार उन्होंने बगैर ऑक्सीजन के सर किया है, शमशाल से हैं। और ये दुनिया के वाहद कोपमा हैं जिन्होंने केटू को 3 बार सर किया, और किसी ने 3 बार सर नहीं किया केटू को। ये एक बहुत मुनफरद कारनामा है और बहुत बड़ा कारनामा है। अभी मोहम्मद अली सतपारा, अल्लाह उनकी रहम फरमाए, ये दूसरी बार इनकी कोशिश थी। पहले ये केटू को सर कर चुके थे और सर्दियों में पहली बार इन्होंने कोशिश की, लेकिन इनको नहीं कर पाए। अगला प्रोग्राम मैं इंशाल्लाह केटू के ऊपर ही करूँगा, और केटू के ऊपर भी सिर्फ जो पाकिस्तानी कोपमा है उनके ऊपर मैं करूँगा कि पाकिस्तान के किस किस कोपमा ने किस साल इसको सर किया था। तो ये टोटल केटू की इंफॉर्मेशन है। बहुत लेंथी मौजू है जो एक प्रोग्राम में इसको समेटना बहुत मुश्किल है। मैंने इसको मुख्तसर तरीके से बताने की कोशिश की है। तो अगले किसी प्रोग्राम में जो हिस्से मैं छोड़ गया हूँ इस प्रोग्राम के, या जो मैं बताना चाहता था जो, लेकिन प्रोग्राम लंबा होने की वजह से मैं नहीं बता पाया, तो मैं वो आपको बताऊँगा। और शायद इसके ऊपर मुझे ज़्यादा प्रोग्राम करने पड़े। मेरे साथ रहिए, मज़ीद सिलसिला ये चलता रहेगा, केटू का भी और दूसरे पहाड़ों का भी। खुश रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।